हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये हमारा वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 है। जो हमारी लास्ट दो क्लास हुई थी हम लोगों ने उसमें रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव मोशन भी वन डायमेंशन वाली पढ़ी थी, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट था वो सिंगल डायमेंशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब चीज़ें स्ट्रेट लाइन पे मूव करती हैं किसी प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन की बात हम अभी कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो आज इस पार्ट नंबर 13 में एनसीईआरटी की जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड दे रखे हैं, मैं आपको वो कराऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बड़े अच्छे से उसको समझ लेना। ठीक है भाई, चलो। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ एग्जाम्स में। ऑन अ टू लेन रोड, दो लेन वाली जो रोड होती है, देखो किस तरह की होती है, दिखा देता हूँ। इस तरह की रोड, टू लेन रोड से ये डाउट मत रखना कि बीच में डिवाइडर होगा ना, डिवाइडर की बात नहीं कर रहा। टू लेन रोड का मतलब यहाँ पे से भी गाड़ी इस साइड से जाएंगी, इस साइड से गाड़ी आएंगी, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। बात समझ में आ रही है? डिवाइडर वाली सिचुएशन कोई नहीं है, जस्ट एक ऐसे ये कलरफुल पट्टियाँ खिंची हुई होती हैं बीच में। तो अगर बाई चांस कोई पर्सन किसी को ओवरटेक करना चाहे तो साइड से घूम के जा सकता है। इस तरह की रोड को टू लेन रोड में बोलूँगा। बात समझ में आ गई? चलो वापस आओ। ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए जो है, देखो मैंने कार ए यहाँ पे दिखाई है, 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर दिया, तो 10 मीटर पर सेकंड से कार ए जा रही है। सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, समझना अच्छे से। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब देखो दो कार हैं, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। वो ए वाली कार को अप्रोच कर रही है, यानी उसका पीछा कर रही है, कुछ भी मान लो, मतलब ए वाली कार की तरफ जा रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में। कितनी स्पीड से? दोनों ही 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं। यानी बी की जो वेलोसिटी है और जो सी की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो 54 किलोमीटर पर आवर है, जिसको 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना। अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है, ध्यान से देखो। तो कार ए बाई चांस यहाँ पे मैंने जो मानी है, तो एक कार बी वाली कार सपोज इस डायरेक्शन से आ रही है, सी वाली कार इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे मान लिया हम लोगों ने। दोनों ही 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो एक ऊपर वाली तो ये लेन हो गई, कार ए के पीछे पक्का कार बी होगी अगर इसी के डायरेक्शन में जा रही है तो, और कार सी दूसरे वाले लेन में यहाँ से आ रही होगी। तो मैंने बीच में पार्टीशन करके लेन को भी दिखाया है। ये फर्स्ट लेन हो गई, ये सेकंड लेन हो गई। डन। तो ये सी और बी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब देखो सी भी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? ए की तरफ। अगर वेलोसिटी निकालूंगा इस कार सी की ए के रेस्पेक्ट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ऐड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैंने निकाल भी ली यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसी तरह से वेलोसिटी कार बी की निकालूंगा, वही ए के रेफरेंस फ्रेम से, ए के रेस्पेक्ट में, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी? 5। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकंड आएगा। अब वैसी बात है, रिलेटिव स्पीड दिखनी पड़ेगी ना भाई, सब कुछ चल रहा है। तो मुझे अगर इसके बारे में पता करना है तो मुझे इसको देखना है इसके रेफरेंस फ्रेम से। तो मैं यहाँ पे हर बार कार ए को रेस्ट में अज्यूम कर लूँगा, यानी कि इस जगह पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखूंगा। किसकी? कार बी की, वो भी ए के रेस्पेक्ट में, कार सी की, वो भी ए के रेस्पेक्ट में, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अभी समझ लेते हैं, हमें डायग्राम क्लियर हो गया अभी थोड़ा सा। अब उसने क्या बोला है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, when the distance AB is equal to AC both being 1 किलोमीटर। जब कार A से कार B की डिस्टेंस 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की थी, और इसी तरह से कार A से कार C की डिस्टेंस भी 1000 मीटर की यानी 1 किलोमीटर की थी। जब ये सिचुएशन थी जो तुम्हें डायग्राम में करंटली नजर आ रही है भाई, नहीं तो पहले कार B आ रही होगी बहुत पीछे से, पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, कार C भी आ रही होगी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि जब कार B और कार C दोनों ही कार ए वाली कार से हजार मीटर की दूरी पे थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बी वाले ड्राइवर के माइंड में आया तो चलो ए को ओवरटेक करते हैं। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। बी चाहता है ए वाली कार को ओवरटेक करना उससे पहले कि सी वाला गाड़ी वाला करे, क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर बी वाला ओवरटेक करने की ट्राई करेगा और सामने से सी वाला भी आ गया तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना इस जगह पे। भाई बी वाले को सी को ओवरटेक करना है तो वो यहाँ से अपनी गाड़ी निकालेगा और तब इसके आगे आएगा, तभी तो बोलेंगे ओवरटेक कर लिया। यहाँ से सी वाला भी आ रहा होगा, तो अगर यहाँ से बी वाला आया, यहाँ से सी वाला आया, तो भैया टक्कर हो जाएंगी सेम टाइम पे अगर बात हो गई तो क्या करना पड़ेगा? बी वाली गाड़ी वाले को, अभी ये भी 1000 मीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 1000 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उसको अपनी गाड़ी को एसेलरेट करना पड़ेगा। फिलहाल स्पीड कांस्टेंट स्पीड की तरह ट्रीट हो रही है, तो ये एसेलरेट करेगा अपनी गाड़ी को सो दैट ये इस ए वाली गाड़ी से आगे निकल जाए और सी वाला तब तक यहाँ पहुँच ना पाए, यानी एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। यही तुमसे पूछा है। तो बी वाली गाड़ी वाला चाहता है ए को ओवरटेक करना उससे पहले कि सी वाला ओवरटेक कर ले।
वॉट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो बी वाली गाड़ी वाला अपने एक्सेलरेटर से कितना एक्सेलरेशन दे, कम से कम। भी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम बहुत तेजी से एकदम से निकाल दो। बात आ रही है मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जिससे कि गाड़ी बी वाला आगे आ जाए और सी वाले से टक्कर भी ना हो। तो इसके लिए देखो क्या सिंपल सी अप्रोच होगी। हमने सारी वेलोसिटीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और इस ए के रेस्पेक्ट में मैंने इस गाड़ी सी की वेलोसिटी भी निकाल के रख ली और बी की वेलोसिटी भी निकाल के रख ली। सब कुछ यहाँ पे तैयार है, डायग्राम तैयार है। अब बी वाला ड्राइवर वाला पहले सोचेगा, पहले ये तो पता कर लूँ सी वाले से कि सी वाला ड्राइवर जो है ये कितनी देर में यहाँ ए के पास तक पहुँच जाएगा। भाई इसके केस में रिलेटिव वेलोसिटी का पंगा कुछ और है, क्योंकि ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा। तो क्या करा बी वाले ने पता करवाया, सी वाले को फ़ोन मिलाया कि भाई ये बताओ कि कितनी देर में सी ए के पास पहुँच जाएगा। तो हमने निकाला कि भैया टाइम टेकन बाय कार सी टू क्रॉस ए, कि सी वाली गाड़ी वाले को कितनी देर लगेगी पहुँचने में। तो उस आंसर आया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही 1000 मीटर ट्रेवल करनी है, स्पीड किसकी, सी वाली गाड़ी की ए के रेस्पेक्ट में कितनी थी, 25 थी। तो 25 रखा, 40 सेकंड आंसर आया। यानी समझ में आया बी वाली गाड़ी वाले को कि ये सी वाली जो कार है ये 40 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे ए के पास आ जाएगी। तो बी वाला क्या सोचेगा, अच्छा इसका मतलब मुझे 40 सेकंड से पहले पहले ही ए से आगे निकलना पड़ेगा। अगर मुझे 40 सेकंड से ज़्यादा लग गए, यानी इस बी वाले को 40 सेकंड से ज़्यादा लग गए, तो ए इसकी सी वाले से टक्कर हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि सी वाला भी यहाँ पहुँच चुका होगा 40 सेकंड पे और इसको 41 सेकंड लगा, तो ये भी इस टाइम पे यहीं कहीं होगा, दोनों के टक्कर हो चुकी होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि इस बी वाली गाड़ी वाले को 40 सेकंड से पहले पहले ओवरटेक करके ए को आगे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके माइंड में टाइम सेट हो गया बी वाले की, मेरे पास टाइम 40 सेकंड का है, मुझे 40 सेकंड के अंदर अंदर करना है जो भी करना है। ठीक है, तो ये तो 2 लेन रोड मैंने तुम्हें दिखाई दी। देखो, टू अवॉइड एन एक्सीडेंट एंड टू ओवरटेक कार ए बिफोर कार सी क्रॉसेज इट। जिससे पहले कि कार सी क्रॉस करे तो कार ए को ओवरटेक करने से पहले कार बी वाले को क्या करना पड़ेगा, 40 सेकंड के अंदर अंदर 1000 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट 40 से हल्का सा कम टाइम ही रखना पड़ेगा। तो हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम 40 सेकंड रखेंगे। तो उस 40 सेकंड के अंदर अंदर अगर 1000 मीटर ये ट्रेवल कर गया तो भाई काम बन जाएगा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ली, मुझे सब कुछ पता था। यहाँ पे मेरे को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 1000 मीटर की। इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बी वाली गाड़ी की ए के रेस्पेक्ट में 5। ध्यान से देना जरा यहाँ पे बात, बी वाली गाड़ी की ए के रेस्पेक्ट में 5, ये मत रख देना 15, क्योंकि भैया गाड़ी ए रुकी हुई थोड़ी ना है, गाड़ी ए भी तो चल रही है लगातार, तो आपको रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। नहीं, रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं, ए वाली गाड़ी को रेस्ट में अज्यूम कर लिया, यानी कि अगर इसका वेक्टर एक इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर माना, तो ये रेस्ट में हो गई, तो इस डायरेक्शन में भी एक वेक्टर माना, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए। ये समझा चुका हूँ अच्छे से कि जब दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक की वेलोसिटी निकालनी होती है तो दूसरे को रेस्ट में अज्यूम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग में काम चल जाता है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 में से 10 माइनस हो गया, 5 रह गई। ये बात समझा चुका हूँ अच्छे से, तो गलती मत करना। 5 मीटर पर सेकंड आएगी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। 40 सेकंड का टाइम है, एक्सेलरेशन पता करना है, 40 सेकंड का टाइम है। सॉल्व करा, आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कम से कम ध्यान रखना 1 पे ही जाएगा तो एक्सीडेंट होने के भी फुल चांस हैं। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन है कि कम से कम इतना एक्सेलरेशन तो उसे देना पड़ेगा बी वाली गाड़ी को, सो दैट वो ए को क्रॉस कर जाए। अदरवाइज रियलिटी में क्या है, दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू कंप्लीटली अवॉइड द एक्सीडेंट। तो रियलिटी में एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो 1 से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1 से कम हुई तो भैया पक्का एक्सीडेंट होना ही होना है। तो इस तरह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया जो इस गाड़ी बी वाले को देना पड़ेगा ए को ओवरटेक करने के लिए, उससे पहले कि सी ओवरटेक कर ले। तो सिचुएशन समझ में आ गई ना, सारी चीज़ों को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो जब बी की ओवरटेक करने की बारी आई तो सी वाले ने सोचा कि बी वाले ने सोचा पहले पता कर लूँ सी वाला कितनी देर में आएगा। तो पता लगा सी वाला 40 सेकंड के अंदर अंदर ए के पास पहुंच जाएगा। तो अगर इस 40 सेकंड से पहले बी वाला आगे निकल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बी वाले ने अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे ज़्यादा का एक्सेलरेशन दिया तो पता लग गया कि वो गाड़ी वाला बी वाला ए को ओवरटेक कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग फिर इस सॉल्यूशन को नोट करना, अच्छे से लैंग्वेज पढ़ लेना, इस डायग्राम को समझ लेना, जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेना, आफ्टर दैट नोट करना। ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है भाई, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो काम आएगी बात हमेशा। सही है, चलो एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो करते हैं। इसी की बात दे रखा आपकी एनसीईआरटी में। ये भी 2 टाउन है ए और बी, are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes। टाउन ए से टाउन बी की तरफ बसें जाती हैं, मैंने पर्पल कलर से ये दिखाई हुई है तुम लोगों को।
इसी तरह से टाउन बी से टाउन ए की तरफ भी बसें जाती रहती हैं। कितने टाइम के बाद? हर टी मिनट के बाद ऐसा होता रहता है। टी मुझे पता नहीं कितना है, मान लो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हर 10 मिनट के बाद। तो मतलब सपोज ये सरधना है, ये मेरठ है, तो सरधना से मेरठ के लिए और मेरठ से सरधना के लिए हर 10 मिनट बाद एक बस है। ये तो मतलब हुआ कि हर 10 मिनट के बाद एक बस है, और ये जो बस चलती हैं वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है बिना किसी एक्सेलरेशन के। एग्जाम्पल के लिए फिलहाल कांस्टेंट स्पीड उन्होंने बोल भी रखी कि आप वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चलिए। अच्छा, तो उसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड से कोई बस यहाँ से निकली और वो चलती रही, 10 मिनट जब हो गए तो वो बस यहाँ पे पहुँच गई होगी, अगली बस उसके पीछे फिर स्टार्ट हो गई। तो यानी हर दो बस के बीच में जो गैप होगा वो गैप सेम होगा या नहीं होगा? तो मैंने वो गैप निकाल लिया। कैसे निकाला? L इज इक्वस टू डिस्टेंस इज इक्वस टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम मिनट में था तो मैंने इसे 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड मुझे पता ही है कि वेलोसिटी कितनी है बस की, v भी मैंने मान रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट। तो स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो ये स्पीड इनटू टाइम से मेरे पास डिस्टेंस आ गई। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो बस के बीच में, चाहे आप इधर की तरफ जाने वाली बस देख लो, चाहे आप वापस आने वाली बस देख लो, सबके बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी? इतनी डिस्टेंस रहने वाली है। इतना कंफर्मेशन हो गया? अच्छे से सिचुएशन समझ में आ रही है कि टाउन ए से टाउन बी की तरफ, टाउन बी से टाउन ए की तरफ रेगुलर बस सर्विस है हर टी मिनट के बाद। अब एक साइकिल वाला है, ये अपना मजे में जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ए टाउन से बी टाउन की तरफ। देखो बोला हुआ है इसने, ए मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। ए टाउन से बी टाउन की तरफ जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है। ये एक बात नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है? दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। जिस डायरेक्शन में कि ये जा रहा था उस डायरेक्शन में एक बस, जैसे ये वाली बस इसके डायरेक्शन में जा रही है ना ऊपर वाली, तो एक बस इसके आगे निकल के जाती है और फिर उसके बाद अगली बस इसके आगे निकल के जाती है 18 मिनट के बाद। यानी हर 18 मिनट के बाद एक बस इसके आगे से इसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाती है। यानी मैं आगे की तरफ ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे दिखाई दी एक बस अभी मेरे बराबर में से होकर आगे की तरफ गई। अब अगली बस कब आई? अगली बस मेरे बराबर में से ही 18 मिनट के बाद आई। ठीक है, जबकि आगे क्या बोला है? एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जबकि जो इस डायरेक्शन में बस जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये देखता है कि अभी अगर एक बस इसके पीछे की तरफ निकल के गई थी, अगली बस अगले 6 मिनट के बाद निकल के गई, अगली बस अगली 6 मिनट के बाद निकल के गई। अब ऐसा क्यों हुआ? ये फ़र्क क्यों आ रहा है कि यहाँ पे तो सर 18 मिनट के बाद जा रही है बस, यहाँ पे 6 मिनट के बाद जा रही है। आपने रेगुलर बस सर्विस बोली थी। भैया ये खुद भी तो चल रहा है, ये स्टेशनरी थोड़ी ना है। अगर ये स्टेशनरी होता तो इसको भी तो फील होता हर 3 मिनट के बाद ही। भाई अगर तुम इस बंदे को स्टेशनरी मान लो, मैं जब यहाँ पे करूँगा यही काम करूँगा, मैं गाड़ियों की जो स्पीड निकालूंगा ना बस की, वो सी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, यानी मैं इसे स्टेशनरी मान लूँगा। तो स्टेशनरी अगर इसको मान लिया मैंने तो सिचुएशन में क्या होगा? वहाँ पे तो स्टेशनरी मानने के बाद हर टी मिनट के बाद यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, हर टी मिनट के बाद यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, यही तो होगा। बट ये खुद चल रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास बस उसे नज़र आ रही हैं वो 18 मिनट के बाद नज़र आती हैं, और यहाँ पे जो बस नज़र आ रही हैं वो हर 6 मिनट के बाद नज़र आती हैं। तो ये फ़र्क पड़ा है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। तो डायग्राम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दिया। देखो ये ऐसे वाले ना बड़े बड़े क्वेश्चन बिना डायग्राम के आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर आपको डायग्रामेटिकली वो सिचुएशन जो इसने क्वेश्चन में बोली हुई है उस सिचुएशन की रियलिटी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो रहा होगा, तब तक ये क्वेश्चन सिर्फ पेपर पेन पे सॉल्व नहीं किए जा सकते। ये डायग्राम इसलिए रिप्रेजेंट करके दिखाया है मैंने यहाँ पे। चलो अब आगे देखो। बस गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट आर मीटिंग विद हिम आफ्टर एवरी 18 मिनट। हर 18 मिनट के बाद उस साइकिल वाले को एक बस अपनी ही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी बस की मानेंगे इस साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में। अभी इधर की तरफ जा रही है बस, इधर की तरफ जा रहा है साइक्लिस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या होगी? दोनों माइनस हो जाएंगी ना, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अच्छा यही मैंने करा है। तो मैंने क्या करा? फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो बस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? L है। स्पीड कितनी? सर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, तो VB माइनस VC। भाई B की वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात। टाइम 18 मिनट के बाद, सेम डायरेक्शन में 18 मिनट के बाद बस मिलती है ना, तो 18 मिनट को कन्वर्ट कर लिया आवर में 60 से डिवाइड करके, पहली इक्वेशन बना के छोड़ दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है, आप इसको कितनी सही से समझ पाते हो। टिपिकल नहीं, ये मन में पहले मान लोगे टिपिकल है, फिर देखो फिर कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसे समझाया गया है और आपने उस चीज़ को समझने में कितना ईगरनेस दिखाई है। अगर मन होगा ना समझने का तो आराम से समझ में आएंगी बात। देखो
अब बस जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इधर की तरफ बस जा रही थी, हर 6 मिनट में नजर आया कि हर 6 मिनट बाद एक बस पीछे की तरफ निकल जाती है। तो फिर से वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू सी, सर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं यहाँ पे तो चीज़ें, तो ऐड कर देंगे वेलोसिटी को कितने मिनट बाद, 6 मिनट के बाद। तो सेम टू सेम वही इक्वेशन मैंने लगाई, डिस्टेंस दो बस के बीच में कितनी है रियलिटी में, वही एल मीटर की है, एल किलोमीटर, मतलब मीटर तो नहीं किलोमीटर मानूंगा इसको क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। स्पीड कैसी ऐड हो गई क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाली सिचुएशन ले रहे हो। टाइम कितना, टाइम है 6 मिनट का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में उसको सर्विस 6 मिनट के बाद नजर आ रही है, हर 6 मिनट के बाद बस जा रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम से डिवाइड कर दिया 60 से तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी एल है, ये भी एल है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, दोनों को इक्वेट करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व करा, सॉल्व करते करते मेरे पास आया वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस वी सी। यहाँ पे वी सी क्या है, उस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी जो 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ऑलरेडी, मैंने रखा, मुझे बस की वेलोसिटी पता लग गई, यानी कि जो बस जा रही है टाउन ए से टाउन बी की तरफ या टाउन बी से टाउन ए की तरफ, वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही हैं। डन, इतना काम हो गया। उसने बस सर्विस का टाइम भी पूछा था कि हर कितने मिनट बाद बस जा रही है ये भी बता दो। तो मैंने इस वी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, सेकंड में, फर्स्ट में कहीं भी रख लो, तो मैंने सेकंड इक्वेशन को लगाया, एल इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी 6/60। तो एल इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी 6/60। मैंने क्या करा, यहाँ पे एल की ये वाली वैल्यू कहाँ से लेके आया, देखो डायग्राम में ये ऑलरेडी निकाल के बैठा हुआ था मैं, दो गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस ये पहले निकाल ली थी, तो मैंने ये वाली वैल्यू अब यूज़ करी है यहाँ पे, फाइनली इस जगह पे लाके रखी। ये वी बी प्लस वी सी बाकी सब है, मेरे को वी बी भी पता है, बस की वेलोसिटी कितनी है 40, साइक्लिस्ट की कितनी है 20, सब कुछ रख के सॉल्व करा, टी आया 9 क्या मिनट, भाई टी मिनट में तो दे रखा था, अब बताओ मेरे को, ये टी मिनट्स में तो था, तो 9 मिनट के बाद, यानी टाउन ए से टाउन बी की तरफ या टाउन बी से टाउन ए की तरफ हर 9 मिनट बाद एक बस है, और कितनी वेलोसिटी से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। देख ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर वे में डायग्राम बना लेना, इससे आसान डायग्राम नहीं मिलेगा कहीं पर भी, सिर्फ सॉल्यूशन दे रखी है और सॉल्यूशन भी मैंने ईजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाया है। डन, तो हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू आ गई हैं। ये रिलेटिव मोशन का वन डायमेंशन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और वो जो कार ए बी और सी वाला था जिसमें से एक्सीडेंट को अवॉइड करना था, वो वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब एक और रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी में आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फादर और मदर है, एक बेल्ट है जो मूव हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर, समझा देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन की कहानी पढ़ लेना आराम से। फादर और मदर हैं, बेल्ट चल रही है, मूविंग बेल्ट, देखिए ना एयरपोर्ट पे भी होती है मूविंग बेल्ट की, आप वहाँ पे खड़े हो जाओ एक जगह पे, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेयर्स की बात नहीं कर रहा, ग्राउंड पे ही मूविंग बेल्ट होती है कि आप एक जगह पे खड़े हो जाओ और वो बेल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करते करते आपको आगे तक ले जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, फादर और मदर रेस्ट में है, ये नहीं चल रहे बेल्ट पे, 50 मीटर के गैप पे उन्होंने बोला कि 50 मीटर के गैप पे फादर और मदर बैठे हुए हैं। तो ये जो गैप है फादर और मदर के बीच में 50 मीटर का मेंटेन रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, अगर ये मूव नहीं करते तो 50 मीटर के गैप पे ही है। बेल्ट चल रही है इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये बेल्ट की वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है बेल्ट पे, ये क्या करता है, कभी तो अपने पापा से अपनी मम्मी के पास जाता है भागता हुआ, कभी अपनी मम्मी के पास से पापा के पास जाता है भागता हुआ, और ये पापा से मम्मी के पास जाएगा, मम्मी से पापा के पास जाएगा, तो हर बार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर की करेगा ना। मुझे बताओ डिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना, दिमाग लगाओ कि ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, बेल्ट चल रही है चलने दो, तो ये भी लगातार अपनी जगह पे से चल रहे होंगे, तो गैप तो उतना ही मेंटेन रहेगा। ये बच्चा क्या कर रहा है, भाग रहा है पापा से मम्मी के पास, मम्मी से पापा के पास, कितनी वेलोसिटी से, 9 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी चाइल्ड की दे रखी है बेल्ट के रेस्पेक्ट में, देखो देखा यहाँ पे इन्होंने, टू एंड फ्रो चाइल्ड भाग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से बेल्ट के रेस्पेक्ट में, तो 9 किलोमीटर पर आवर से वो यहाँ पे जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, बेल्ट से बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, वो इस बच्चे की हरकतों को देख रहा है, वो आराम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, पूछा क्या है, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, बाहर खड़ा हुआ ये ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। जब बच्चा बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी जब ये बच्चा अपने पापा से अपनी मम्मी की तरफ भागते हुए जा रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगी। एक कॉमन सेंस वाली बात, भूल जाओ फॉर्मूले वार्मूले सब भाड़ में गए। देखो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बेल्ट जा रही है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चा खुद भाग रहा है बेल्ट के ऊपर,
तो इस बाहर खड़े हुए बंदे को तो 9 और 4 13 से फील होगा ना भाई। जैसे वही बात हो गई कि आप सपोज करो एक गन लेके बैठे हो, गन से तुमने बुलेट को फायर किया 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी गाड़ी भी जा रही थी साथ साथ में, तो बुलेट जिस स्पीड से बाहर निकलेगी वो 150 प्लस 30 यानी 180 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यानी होगा क्या वहाँ पे, बुलेट के केस में गाड़ी की स्पीड भी उसको ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इस बंदे को ये फील होगा, ये देखेगा कि अच्छा ये बच्चा ऐसे भाग रहा है मम्मी से पापा से मम्मी की तरफ, कितनी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 से बेल्ट भी आगे जा रही है, तो 9 और 4 13, तो ऑब्वियसली बात है 13 से फील होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। निकालने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो देख लो। मैंने चाइल्ड की वेलोसिटी बेल्ट के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, फिर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 दे ही रखी है। मैंने फॉर्मूला लगाया फिर से, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो वी सी माइनस वी बी करूंगा, जहाँ पे वी सी भी मुझे पता है 9 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाइल्ड इधर की तरफ भाग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस में ली जाएगी। फिर वी सी किसकी, चाइल्ड की वेलोसिटी ग्राउंड की, ग्राउंड मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, पूछी है नहीं पता। बेल्ट की वेलोसिटी प्लस की 4 है ना, क्योंकि यहाँ की तरफ जा रही हैं भाई, जो चीज़ें इधर की तरफ जा रही होंगी वो प्लस लोगे, जो इधर जा रही होंगी वो माइनस लोगे, डायरेक्शन तो में लेनी होती है हमेशा। तो वी सी कितना आया, 9 और 4 13 आ गया, नहीं आ गया? तो उस मतलब पर्सन को, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, वो बच्चा 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड में भागता हुआ दिखाई देगा, इधर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा ना। हमने वैसे भी आंसर निकाल लिया था, ठीक है। अब इसी बच्चे की स्पीड बतानी है जब ये बच्चा अपनी मम्मी से अपने पापा की तरफ भाग रहा होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा। तब सोचो ये 9 से मम्मी से पापा की तरफ भागेगा, यानी इस डायरेक्शन में ये 9 से भागेगा, है ना। और बेल्ट इधर के डायरेक्शन में कितने से भाग रही है, 4 से भाग रही है। तो सामने वाले ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, जो ग्राउंड पे रेस्ट में बैठा हुआ है, 9 में से 4 को माइनस कर दो, कितने, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ये बंदा लेफ्ट साइड में भागते हुए नजर आएगा। सिंपल, तो ये यहाँ पे हुआ है। अगर चाइल्ड अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, देखो ये चाइल्ड जो है अपोजिट में भाग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बेल्ट तो वैसी जा रही है, तो मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया, वी सी बी इज इक्वल टू वही वी सी माइनस वी बी, दोनों का कॉमन सी चीज़। वी सी बी इधर की तरफ है तो -9 लिखा जाएगा, गलती मत करना भाई। चाइल्ड की वेलोसिटी नहीं पता, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। देखो ये क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, सर 9 से है, माइनस क्यों लिया, उधर की तरफ भाग रहा है इसलिए माइनस लिया। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, प्लस में है, 4 उधर की तरफ जा रही है बेल्ट, तो सॉल्व करा, -5 किलोमीटर। माइनस का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी फील होगा इधर की तरफ भागता हुआ, लेफ्ट साइड में भागता हुआ नजर आएगा 5 की वेलोसिटी से वो बच्चा। डन। इस तरह से 2 पार्ट हो गए बड़े अच्छे से, ठीक है। फिर उसने टाइम पूछा है, फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम होगा, सेकंड पार्ट में कितना टाइम होगा, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। अब ये देखो, इस बच्चे को बेल्ट के ऊपर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना है, और मम्मी से पापा से मम्मी की तरफ जाने में हर बार 50 मीटर चलना है। तो टाइम तो रिलेटिव नहीं होता ना, नॉर्मली टाइम तो कांस्टेंट ही होता है, जितना टाइम लगेगा। टाइम ऐसा थोड़ी ना कि ज़्यादा या कम फील होगा, टाइम तो हमेशा कांस्टेंट होता है। इन्होंने इस चीज़ को आगे क्या बोला है कि पहले आप टाइम निकाल लो कि जब बच्चा पापा से मम्मी की तरफ भाग रहा था तब कितना लग रहा था, ये मम्मी से पापा की तरफ भाग रहा था, भैया कैसे भी भागे, वो यहाँ से यहाँ की तरफ भागे या यहाँ से यहाँ की तरफ भागे, चलना उसको 50 मीटर ही है और चलना उसको 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही है, तो टाइम तो कॉमन ही आएगा ना। तो टाइम सेम निकाल दिया मैंने आगे देखो यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 50 मीटर की, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, गलती मत करना यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में चल रहा है, यहाँ वो मिस्टेक होती है, बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर है तो चेंज कर लिया, 20 सेकंड आ गया, 20 सेकंड लगे पापा से मम्मी तक जाने में, मम्मी से पापा तक आने में, बार बार यही हो रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आगे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है आंसर्स जो हैं क्या चेंज होंगे, विच ऑफ द आंसर्स ऑल्टर मतलब चेंज इफ मोशन इज व्यू बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर इसमें से कोई एक पेरेंट इस बच्चे के मोशन को देख रहा होगा तो क्या टाइम का आंसर कोई चेंज होगा, तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो उतना ही लगेगा ना, टाइम वाला आंसर क्यों चेंज होगा। ये पापा है, ये मम्मी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, 50 मीटर के इनके बीच का गैप है, बच्चा 9 से जा रहा है 9 से आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, यानी विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, फ्रेम के रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम बेल्ट के रेफरेंस ऑफ पॉइंट व्यू से देखें, तो आंसर जो है पार्ट ए और पार्ट बी के विल रिमेन सेम बिकॉज द चाइल्ड इज स्टिल रनिंग विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी पार्ट का आंसर चेंज नहीं होगा, ना तो इस पार्ट का आंसर चेंज होगा ना ही इस पार्ट का आंसर चेंज होगा, कोई पार्ट का आंसर हमारा चेंज नहीं आएगा अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि बच्चे को तो 9 किलोमीटर पर आवर से चलना है भाई,
50 मीटर के डिस्टेंस चलनी है तो सेम टू सेम आंसर आएंगे, कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल सा था। आपके एग्जाम में ये स्कूल्स में तो दिया हुआ नहीं, देखो सिंपल सी बात बताऊं, स्कूल में तो आज तक ये नॉर्मली आया नहीं है। एक आध बार ये MPGS में या दीवान में पूछा हुआ है क्वेश्चन, अदरवाइज ये स्कूल में कम पूछते हैं क्योंकि इसमें डायग्राम भी है। वही बात है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर में डायग्राम भी प्रिंट करना पड़ता है, तो अवॉइड कर देते हैं अक्सर। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखने के लिए आपको ऐसे वाले क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और करने भी आने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे रिलेटिव मोशन के पूरे मैंने करा दिए। ये चैप्टर हमारा 100% अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपको नहीं आता हो। एक एक क्वेश्चन NCERT का मत करना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। जितने भी NCERT में क्वेश्चन होंगे, जो करने होंगे नहीं करने होंगे, मैं आपको सब करा दूंगा। जो आपके करने वाले क्वेश्चन है या तो मैंने खुद से करा दिए हैं, तुम्हें होमवर्क से करने को दिए हैं, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन या तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है या उसमें बहुत सारे एब्सर्ड से आंसर्स हम लोगों को देने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट। प्योर थ्योरी वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी पूछता है। फिजिक्स में तो देखो हमेशा आपको 50 से 60% न्यूमेरिकल पे ही फोकस करना है और मुश्किल से 30 to 40% आपको थ्योरी में फोकस करना है। थ्योरी भी आती है, थ्योरी डेरिवेशंस भी आते हैं, बट वो कम प्रपोर्शन होता है। न्यूमेरिकल्स को स्ट्रांग बनाने में ज़्यादा मेहनत कीजिएगा सो दैट आपको ये 12th में भी हमेशा काम आए। थ्योरी पे फोकस रखो, थ्योरी समझे बिना न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं कि एग्जाम पास करना है, थ्योरी के बेस पे एग्जाम पास नहीं होने का कभी भी। वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऐसा पूरी फिजिक्स में है, पूरे 11th में, पूरी 12th में। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं भाई। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं तो भैया आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आपने चीज़ें समझी ही नहीं अच्छे से। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से पढ़िए। किसी के पास कोई रेफरेंस बुक पुरानी है, SL अरोरा है, प्रदीप है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज NCERT में वो कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत शॉर्ट वे में होता है और NCERT की थ्योरी तुम्हें फिजिक्स में कभी समझ नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, NCERT में थ्योरी बहुत ख़राब है, कुछ भी थ्योरी अच्छी से नहीं दे रखी। NCERT में बस क्वेश्चन ही अच्छे हैं, थ्योरी का पैटर्न बहुत बेकार है NCERT में। तो आपको थ्योरी के लिए तो आपको लेक्चर मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए।